discuss in this RNA world means that how we know that RNA is the primitive type of the genetic material as compared to DNA. तो कहते हैं कि there are certain evidences, ठीक है, हमें कुछ evidences मिलते हैं which proves that RNA is the primitive type of genetic material as compared to DNA. What are these evidences? Number one, कहते हैं कि RNA is the primitive genetic material because RNA is involved in various type of important metabolic reactions. ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उसमें आरएनए इन्वॉल्वड है. आरएनए इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इट कैन नॉट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ आरएनए, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनना है और आरएनए से भी आगे प्रोटीन्स बनने हैं. इसलिए वो कहते हैं कि बॉडी की ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है प्लस इसके साथ साथ द स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए की जो स्प्लाइसिंग है, ये तीन चीजें जो हैं वो एविडेंस हैं कि आरएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है व्हिच कम्स फर्स्ट ऑन द अर्थ एज कंपेयर टू डीएनए. ठीक है बेटा. सेकंड थिंग व्हाट इज स्पेशल अबाउट आरएनए इज दैट आरएनए कैटलिस्ट. ठीक है, आरएनए कैटलिस्ट जो है, बहुत सारे आरएनए कैटलिस्ट जो है इज इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, तो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है दे आर कैटलाइज्ड बाय द आरएनए कैटलिस्ट. ठीक है, एंड प्रोटीन्स आर नॉट इन्वॉल्वड. ठीक है, दो प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट बट दैट प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज़ ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच आर नॉट present in proteins. So कहते हैं कि most of the metabolic reactions they have catalyst, but these catalysts are generally the RNA catalyst. So what about the nature of this RNA catalyst? तो RNA नेचर catalyst की तरह बिहेव करता है, पर RNA catalyst जो है वो कैसा नेचर रखती है, वो अनस्टेबल नेचर रखती है. But they are not stable. Know that why the RNA catalyst they are not stable because of the high reactivity of the RNA molecule. आरएनए मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है. तो इसलिए वो कहते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आरएनए कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस के रेट को फास्ट तो करते हैं बट बिकॉज द रिएक्टिविटी इज मोर, ठीक, एंड द स्टेबिलिटी इज लेस, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है. ठीक है बेटे. तो बिकॉज ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द आरएनए, कि दो आरएनए कैटलिस्ट दे आर इन्वॉल्वड इन सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बट बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल नेचर ऑफ दिस आरएनए कैटलिस्ट व्हाट हैपेंड later DNA it comes into existence. So DNA is formed by chemical modifications in the RNA. ठीक है, तो आरएनए जो है उसमें क्या हुई है बाद में, केमिकल मॉडिफिकेशन इट टेक्स प्लेस इन द आरएनए एंड बिकॉज ऑफ दिस what happened, DNA is formed and this DNA though it also have hydroxyl group but the positions where these hydroxyl groups are present they are not adjacent. ठीक है बेटे, जिन पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो पास पास नहीं है और इसी वजह से वो कहते हैं कि डीएनए हैज मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द आरएनए. whereas in case of RNA what happens, you know that a kind of sugar is there and if this kind of sugar has how many carbons, 5 carbon, so at carbon number 2 we have one OH group and at carbon number 3 we have another OH group. So because both of these OH group they are present at the adjacent position, so reactivity is more in case of RNA and stability is less. But what is the special thing in DNA that एक कार्बन जो है उसको छोड़कर, ठीक है बेटे, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एक कार्बन जो है बीच वाला जो है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि डिस्टेंस जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बीच में ज्यादा है, इसलिए डीएनए जो है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. ठीक है, तो इसमें से सिर्फ हमें 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू नो दैट आरएनए इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू द डीएनए. तो आप पहले यही लिखेंगे कि आरएनए इज इन्वॉल्वड इन most of the metabolic reactions, it is also involved in translation and it is also associated with the process of splicing. And second you write that RNA catalysts, they are the majority of the catalysts which are involved in metabolic reactions and the reactions are not catalyzed by
ठीक है, some of the important metabolic reactions of the body are not catalyzed by the protein catalyst. Instead of that, RNA catalysts are involved in them. But what is the thing that is important, that these RNA catalysts, they have unstable nature. ठीक है, and because of their unstable nature, what happen, chemical modification takes place and from RNA a new genetic material is formed and that is known as DNA. ठीक है बेटे, इसमें से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो 2 मार्क क्वेश्चन होगा और उसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। उसके बाद देखिए वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो ऐसा नेम एक्सेल कर लीजिए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस ऑलवेज इन अ डॉटेड डीएनए one strand of the dotted DNA is the old one and the another strand of the dotted DNA is a new one. ठीक है, तो जब भी एक पेरेंट सेल जो है उसमें से क्या बनता है, एक डॉटर डीएनए बनता है, एक पेरेंट डीएनए में से जब भी एक डॉटर डीएनए बनेगा, ओके बेटे, तो जब भी डॉटर डीएनए बनने हैं तो उस केस में वो कहते हैं कि डॉटेड डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उसमें से हमेशा one strand जो है it is the old strand. ठीक है, one strand of dotted DNA is old strand. Okay बेटा, and another strand is always the newly synthesized strand. ठीक है, तो second strand जो होगा dotted DNA का वो कैसा होगा, newly synthesized strand. This means that the genetic information that is present in the parent DNA, it also enters into the dotted DNA. ठीक है, ऐसे होता है, हम कहते हैं कि हमारे काफी सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर कैसे आए हैं, तो हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वन स्टैंड जो होता है डॉटेड डीएनए का वो हमेशा पुराना स्टैंड है and then another strand is always a newly synthesized strand which came into existence when the parent DNA strand it act as a template. ठीक है, template का मतलब होता है guiding strand. So the concept of semi-conservative mode of DNA replication was first given by the scientists and the name of the scientists are Watson and Crick. So that's why this model is also known as the double helical model of the DNA replication. ठीक है बेटे, बैटसन एंड क्रिक जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया। देखो बुक के अंदर उसने बताया हुआ है कि the 2 strands would separate and act as a template for the synthesis of the new complementary strands, and after the completion of the replication each DNA molecule would have one parental strand and one newly synthesized strand. So this scheme was termed as the semi conservative डीएनए रेप्लिकेशन। ओके बेटे, तो ऐसा नहीं है कि बैटसन एंड क्रिक जो थे विदाउट गिविंग एनी एविडेंस, दिस बैटसन एंड क्रिक दे टेल दिस स्टेटमेंट, ठीक है, दे वर लेटर प्रूव्ड बाय 2 अदर साइंटिस्ट। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसको प्रूव करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया गया, देन यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द एक्सपेरिमेंट that was done by the scientists Michelson and Stoll. This experiment proved that semi-conservative mode of DNA replication. ठीक है बेटे, Michelson and Stoll experiment क्या था, तो Michelson and Stoll they took E. coli bacteria, ठीक है, उन्होंने E. coli bacterium जो है उसको लिया and they cultured this E. coli bacterium in a medium, ठीक है, उसके बाद उसके कल्चर किया, कौन से मीडियम के अंदर कल्चर किया है बेटा, कि उन्होंने एक मीडियम तैयार किया, दैट मीडियम कंसिस्ट ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके बेटे, हेवी आइसोटोप लिया उन्होंने नाइट्रोजन का एंड दैट इज नाइट्रोजन 15, ठीक है, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप। ठीक, अब वो कहते हैं कि व्हेन दिस ई कोलाई बैक्टीरियम they put in the culture that contains nitrogen 15 which is a heavy isotope of nitrogen. ठीक है, what happen, you know that there are 2 strands present in the DNA, ठीक है, 2 strands हमेशा DNA के अंदर present होते हैं and one strand always running 3' to 5' direction whereas the other strand always running 5' to 3' direction. तो कहते हैं कि अगर इसको कौन से मीडियम के अंदर रखा गया, नाइट्रोजन 15 मीडियम में,
then both the strands of this parent DNA, ठीक है, दोनों ही स्टैंड पैरेंट डीएनए के जो थे उनमें क्या इनकॉर्पोरेट कर गया, नाइट्रोजन 15 ऑन इनकॉर्पोरेट कर गया। इसका मतलब फर्स्ट स्टैंड में भी नाइट्रोजन 15 आ गया एंड सेकंड स्टैंड में भी नाइट्रोजन 15 इट इनकॉर्पोरेट्स। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली अगेन। They took E. coli bacteria and cultured this bacterium in a medium which contains heavy isotope of nitrogen, which is nitrogen 15. ठीक है, what they observe, both the parental strands when they are incorporate in nitrogen 15 medium, then in this nitrogen 15, which is the heavy isotope, it enters into both the strands of the parent DNA. ठीक है, and then he observe the same phenomena. ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, 20 मिनट के बाद इस पैरेंट डीएनए को फिर से क्या किया, ऑब्जर्व किया। आफ्टर 20 मिनट्स इस पैरेंट डीएनए को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटे, आपको कहते हैं कि पैरेंट डीएनए जो है क्या बनते हैं, डॉटर डीएनए बनते हैं। ठीक है, हमेशा पैरेंट डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और क्या बनाता है, डॉटर डीएनए बनाता है। अब उन्होंने कुछ गड़बड़ की यहाँ पे, व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन 15 मीडियम, नाउ those two parental strands which have nitrogen 15 in them, okay, this parental strand is now put in a culture medium which contains nitrogen 14. ठीक है बेटे, 20 मिनट के लिए इसको नाइट्रोजन 14 मीडियम के अंदर डाल के रखा। अब क्या हुआ, दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो जाएंगे पैरेंट के और उससे दो नए डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे। देखो यहाँ पर, देखो ये वाला पुराना पैरेंटल स्ट्रैंड है, दिस इज नाइट्रोजन 15 एंड ये भी नाइट्रोजन 15 वाला ही स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए। पर वो कहते हैं कि बनने वाले जो डॉटर स्ट्रैंड्स थे वो तब बने जब उनको किस मीडियम में रखा गया था, नाइट्रोजन 14 में। देन व्हाट हैपेंड, बोथ द डॉटर स्ट्रैंड्स they have nitrogen 14 in them. ठीक है, जिस तरह से नाइट्रोजन 15 is incorporated in the parental strand, in the similar way the newly synthesized daughter strands as they are poured, ठीक है, यहाँ पर उनको रखा गया था नाइट्रोजन 14 मीडियम में, तो नाइट्रोजन 14 it incorporates in the daughter strand. So on the basis of this we obtain two types of DNA, ठीक है, and these two type of DNA, ठीक है, when they, देखो एक डीएनए जो है उसके अंदर नाइट्रोजन 15 है, एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर नाइट्रोजन 14 है। सिमिलरली फॉर द अदर वन डीएनए स्ट्रैंड प्लस नाइट्रोजन 15 एंड अदर प्लस नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो दे हैव डन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर देम, cesium chloride centrifugation, and on the basis of measurement that is done on the densities of these daughter DNAs, what they find that the daughter DNAs which are formed with the help of these parental DNAs, they are actually the hybrid in densities. ठीक है, उनकी डेंसिटी जो थी वो पेरेंटल डीएनए की डेंसिटी से क्या थी, इंटरमीडिएट थी। यानी एक स्टैंड उनके अंदर नाइट्रोजन 15 वाला था एंड अदर स्टैंड इज ऑफ नाइट्रोजन 14. Similarly, another daughter DNA also have one strand having nitrogen 14 and another strand having nitrogen 15. This means when centrifugation is done for these daughter DNAs, what they find that they have intermediate density as compared to the parent DNA whose density is more than this. ठीक है बेटे, तो this observation were taken by the scientists at the interval of 20 minutes. ठीक है, after this what they did, they also took another observation after an interval of 40 minutes. ठीक है, उसके बाद 40 मिनट्स के बाद उन्होंने तीसरी ऑब्जर्वेशन ली और तीसरी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने मीडियम चेंज नहीं किया। यहाँ पे मीडियम अभी भी कौन सा है, नाइट्रोजन 14 ही है। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन 15 मीडियम था, देन नाइट्रोजन 14 था और थर्ड ऑब्जर्वेशन में टाइम पर भी नाइट्रोजन 14 ही मीडियम रखा। तो आप देखो ये दोनों डॉटर डीएनए जो है ये ओपन हो जाएंगे। ठीक बेटे, तो देखिए जब ये दोनों डॉटर डीएनए ओपन हो जाते हैं जिनमें एक नाइट्रोजन 15 स्टैंड है, वन इज नाइट्रोजन 14। अगेन यहाँ पे देखिए वन स्टैंड इज नाइट्रोजन 14 एंड अदर इज नाइट्रोजन 15। ठीक है, तो ये दोनों डॉटर डीएनए जब ओपन हो जाएंगे दोनों केसेस में आप देखेंगे, तो देखिए ये इस तरह से ओपन हो गए, तो एक नाइट्रोजन 15 है, वन इज ऑफ नाइट्रोजन 14। सिमिलरली फॉर अनदर वन, दिस इज नाइट्रोजन 14 एंड दिस इज नाइट्रोजन 15। अब इनकी हेल्प से क्या हो गया, दो और डॉटर डीएनएस बनते हैं और मीडियम चेंज नहीं किया गया है, इसमें इसका मतलब इस स्ट्रैंड्स आल्सो हैव नाइट्रोजन 14 इन बोथ द केसेस। ओके बेटे, अब मैं बाकी को रब कर देती हूँ ताकि आपको
सिर्फ वही नजर आएगी जो मैं चाहती हूँ कि आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए मेरे पास 2 और डॉटेड डीएनए तैयार हो गए हैं। देखो ये पुराना स्ट्रैंड है नाइट्रोजन 15 वाला, उसकी हेल्प से एक और डॉटेड डीएनए तैयार हुआ नाइट्रोजन 14, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन 14 पैरेंट वाला था एंड दिस इज नाइट्रोजन 14 व्हिच इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड नाइट्रोजन 14। सिर्फ एक डॉटेड डीएनए वाले की मैं बात कर रही हूँ, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ इसको देखिए ध्यान से। तो मेरे पास यहाँ पे कितने डॉटेड डीएनए तैयार हो गए हैं, फिर से 2 डॉटेड डीएनए तैयार हो गए हैं, एक में नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 है, और एक दोनों में स्टैंड कैसा रखता है, नाइट्रोजन 14 वाले रखता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसके लिए करने के लिए इसमें 2 स्टैंड्स जो हैं वो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 वाले हैं, और एक स्टैंड डॉटेड डीएनए का मुझे एस मिला जिसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 है। तो 40 मिनट्स के बाद उसको देखो नाइट्रोजन 14 वाले कितने मिल गए यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, मतलब उसको 2 ऐसे स्टैंड्स मिले हैं जिनमें दोनों ही स्टैंड्स में नाइट्रोजन 14 है, और 2 उसको ऐसे मिले हैं जो हाइब्रिड है, एक नाइट्रोजन 15 वाला है और एक नाइट्रोजन 14 वाला है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि फर्स्ट केस में हमने दोनों पेरेंटल स्टैंड्स को नाइट्रोजन 15 के अंदर रखा था। इन द सेकंड केस आफ्टर 20 मिनट्स हमने क्या किया, नाइट्रोजन 14 मीडियम रख दिया, तो दोनों डॉटर स्टैंड्स में नाइट्रोजन 14 इज देयर, एंड इन द थर्ड केस वी हैव नाइट्रोजन। ठीक है बेटे, इन द थर्ड केस व्हाट इज द स्पेशल थिंग that we do not change the medium, again the medium is nitrogen 14 only. So we took observation at an interval of 20 minutes, then after 40 minutes, and what we observed 2 daughter DNAs having intermediate density and 2 daughter DNAs have the normal density. Okay beta, this is clear to all of you? Kevin, any problem? Yes, ma'am. Yes, beta. Simran, Nidhi, Tanvinder, any problem beta? No, ma'am. Whenever question is asked in the examination, you have to draw this line diagram to show that how can you obtain this observation. ठीक है, आप हमेशा डायग्राम में सीधे ये दिखा देते हैं, पर आपने ये बताना है कि ये ऑब्जर्वेशन आपके पास कैसे होगी। अब क्लियर हो गया ना अच्छे से? ओके, नाउ आई एम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द मशीनरी एंड द एंजाइम। ठीक है बेटे, मशीनरी एंड द एंजाइम से पहले देयर इज अ स्मॉल पैराग्राफ and here he discussed that a similar kind of experiment was also done by another scientist and his name was Taylor. So this experiment is known as Taylor's experiment, though it is not explained in detail in our book, but if you want to know the experiment you go through net and find out कि what Taylor did. बस उसमें इतना याद रखिए कि टेलर जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, और उससे भी उन्होंने इसी तरह की ऑब्जर्वेशन उनको मिली थी, जिसमें उनको ये पता लगा कि वन ऑफ द स्टैंड इज ऑलवेज एन ओल्ड स्टैंड एंड दैट इज द पेरेंटल स्टैंड के सिमिलर होते हैं, एंड देन अदर स्टैंड व्हिच इज फाउंड इन द डॉटेड डीएनए इज ऑलवेज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड. दिस मींस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक बेटे, नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. ये तो था मेसल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट. अब वो कहते हैं कि there are so many enzymes which are involved in the process of DNA replication, and you know that the process of DNA replication it takes place during which phase of the cell cycle? S phase. ठीक है, S phase of cell cycle जो है उसमें क्या होता है, DNA replication होता है. That's why this phase is known as S phase. S means the synthesis phase. Okay बेटे, so there are so many enzymes which are involved in the process. The first enzyme which is involved in the process of DNA replication is helicases. देखो ऐसा name itself indicate if the enzymes are helicases, this means they are involved in opening of the DNA helix. ठीक है, तो during the process of DNA replication, opening of the DNA helix takes place. डीएनए हेलिक्स जो है उसकी ओपनिंग जो है उसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है दे आर नोन एज हेलिकेसेस. ठीक, द सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज टॉपोआइसोमेरेसिस. ठीक है, द नेम इज नॉट गिवन इन द बुक बट यू मस्ट रिमेंबर इट
is mentioned in the reference book, topoisomerases. क्या है इनका फंक्शन? तो कहते हैं कि when the opening of the DNA helix takes place, then you know that as the complementary bases they are present in the both strands of the DNA. तो अगर हम किसी भी चीज की एक बार ओपनिंग करेंगे तो they are supposed to be join again. ठीक है? तो what is the function of topoisomerases? To relieve the tension that creates in the DNA helix. तो उनका फंक्शन है कि जो भी टेंशन DNA हेलिक्स में क्रिएट होती है उसको ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो DNA हेलिक्स जो है उसमें जो टेंशन क्रिएट होगी उसको ये खत्म कर देंगे, सो दैट द जॉइंट ऑफ द DNA strand cannot take place again. ठीक है, very important enzyme that is involved in the processes DNA polymerases. ठीक है, DNA polymerases, as the name itself indicates, they are DNA polymerases. This means they are involved in the polymerization of the DNA. ठीक है, polymerization of डॉटेड DNA, क्योंकि देखो पैरेंट DNA स्ट्रैंड तो पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे किसके पॉलीमराइजेशन की बात की जा रही है, डॉटेड DNA की पॉलीमराइजेशन की बात की जा रही है। If they have to polymerize the dotted DNA, so this means they required nitrogenous bases. ठीक है बेटे, तो इनको किसकी जरूरत है, नाइट्रोजेनियस बेसिस की जरूरत है, एंड दे टुक दीस बेसिस फ्रॉम द सेल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एंजाइम है, अगर वो डीएनए पॉलीमरेज अगर एंजाइम है तो उसको क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यह भी कोई बड़ी चीज नहीं है, देखो मैंने न्यूक्लियोटाइड को भी ब्रेक करके यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं इसको न्यूक्लियोटाइड भी कह सकती थी, और आपको समझाने के लिए कि जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच है वो इसका एनर्जी सोर्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। अगर वो इतनी लंबी पॉलीमराइजेशन करते हैं, दिस मींस दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो वेयर दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स दैट आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोसाइड। So what is the substrate for the enzyme? The substrate for the enzyme is nucleoside triphosphates. ठीक है बेटे, and the demand of the energy is satisfied by the triphosphate groups. ये आपने पहले भी सुना हुआ है, एटीपी के अंदर भी 3 ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, एटीपी, एडीपी, एएमपी, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है ना। फिर देखो एक और चीज उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई है कि दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट डू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एट अ वेरी हाई रेट। ठीक है, इसका बहुत तेजी से ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। तो सी इन योर बुक पर सेकंड के अंदर 2000 बेसिस को ऐड करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बेसिस दे ऐड, 2000 बेसिस। तो सोचिए इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है। हर सेकंड में अगर 2000 बेसिस ऐड करते हैं तो मिनट्स और आवर्स में वो पॉलीमराइजेशन कितनी फास्ट करता होगा। ठीक है, स्टिल इट्स स्पीड इज वेरी हाई और it also done the process with high accuracy. High accuracy means the enzyme is not supposed to do any kind of mistake during the pairing of these bases in the dotted DNA. ठीक है, तो जब भी उसने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस डॉटेड डीएनए में अटैच करने हैं, हाई एक्यूरेसी से करने हैं, मिस्टेक्स कम से कम करनी है। ठीक है, और इफ एनी रॉन्ग बेस इट गेट अटैच्ड, व्हाट डीएनए पॉलीमरेज डू एट दैट टाइम, डीएनए पॉलीमरेज इट कम बैक, it read the base that is present on the template DNA and then add the correct base. ठीक है, अगर गलती से कोई गलत बेस जुड़ भी गया है तो वो वापस आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, फिर से टेम्पलेट पे प्रेजेंट बेस को रीड करता है, फिर सही कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है उसको अटैच करता है। ओके बेटे, दिस इज क्लियर। तो हमने इन सभी एंजाइम्स के नेम याद रखने हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो फोर्थ एंजाइम है हमारा, हेलिकेसेस, टॉपोआइसोमरेसेस, देन डीएनए पॉलीमरेसेस, then there is one another enzyme which is playing a very important process of joining of the fragments that are generally formed in the second strand of the DNA, dotted DNA, which is a discontinuous strand. Okay, and here I am talking about the joining of the Okazaki fragments. So this enzyme is known as a DNA ligase. Okay, but as the name itself indicates, ligase means joining together. ठीक, तो फोर्थ एंजाइम इज डीएनए लाइगेज बिकॉज यू नो दैट व्हेन रेप्लिकेशन ऑफ पैरेंट डीएनए टेक्स प्लेस एंड 2 डॉटर डीएनएस आर फॉर्म्ड, तो फर्स्ट डॉटर डीएनए इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस टाइप ऑफ डीएनए, बट द सेकंड डॉटर डीएनए
इट इज अ डिसकंटिन्यूअस वन। ऐसा क्यों है केविन, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज वर्क एफिशिएंटली इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है बेटे, तो देखो ऑलवेज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द पोलैरिटी 3' to 5', another strand has the polarity 5' to 3'. 5' to 3'. पहले स्ट्रैंड से अगर उसने डॉटेड स्ट्रैंड बनाना है, दिस मींस डीएनए पॉलीमरेज हैव टू make the dotted strand and work in 5' to 3' direction, so no problem is there, and this strand is a continuous type of strand. ठीक है बेटे, बड़े आराम से बनाएगा वो उसको, but when the he has to make the second dotted strand, you know that the polarity of the parent strand is 5' to 3', this means the dotted strand came into existence in 3' to 5' direction, and that is not the direction in which DNA polymerase work. So that's why this strand always formed in the form of fragments. ठीक है बेटे, एक साथ नहीं बनना, ये ऐसे फ्रैगमेंट की फॉर्म में बनेगा, and such fragments were first observed by the scientist Okazaki, who is a Japanese scientist. So in honor of this scientist, these are known as Okazaki fragments. So DNA ligase एंजाइम क्या करता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करके सेकंड स्ट्रैंड को भी डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। ठीक बेटे, चारों के चारों एंजाइम्स क्लियर है ना? फर्स्ट एंजाइम फिर से सुनेंगे, हेलिकेसेस व्हिच इन्वॉल्वड इन द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स फॉर द पर्पस ऑफ रेप्लिकेशन, एंड सेकंड वन इज नोन एज टोपोआइसोमरेसेस व्हिच helps in relieving the tension which creates during the opening of the parental strand. Third one is DNA polymerases. DNA polymerases is involved in two tasks. One is the polymerization of the nucleotide bases, ठीक है बेटे, nitrogenous bases, and second one is it also maintains the accuracy when they add the nitrogenous bases, and if any wrong base it gets attached, it come back and then read the base that is present on the template strand of parent and then add the correct base. Okay bete, any problem regarding this? Last enzyme is DNA ligase, which is involved in the joining of the Okazaki fragment so that the second daughter strand it also becomes a continuous strand. ठीक, तो इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है. One another thing which is discussed here is origin of replication. तो कहते हैं कि whenever the DNA helix has to open, ठीक है, जब भी DNA helix को हमने क्या करना है, ओपन करना है, तो DNA helix जो है जब भी उसकी ओपनिंग होनी है, तो ओपनिंग ऑफ द DNA helix कैन नॉट टेक्स प्लेस एट एनी ऑफ द रैंडम पोजीशन. ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी DNA helix ओपन हो जाएगा. Opening of the DNA helix always takes place at a specific position, and such reasons where the DNA helix has to be open, it is known as the origin of replication or ORAM. ठीक है, तो always remember origin of replication means opening of the site where the DNA helix open, or you can say the opening site of the DNA helix. Okay bete, so this completes the machinery and the enzymes. यहाँ तक clear है सभी students को? See the next one. The next one is the process of transcription. Before this, one short paragraph is there, and here it is mentioned. The origin of replication is playing a very important role in the process of recombinant DNA technology. Okay, the chapter you have already read. Now you know that how the origin of replication is significant in case of our DNA technology. So you know that whenever you have to insert the alien piece of DNA with the host genome, then you always insert that alien piece of DNA at this site of the DNA replication so that you can obtain as many copies as you want of your recombinant DNA. ठीक है, ऐसे होता है ना, जितना आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए है, आप उसके ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकास या कॉपीज चाहते हैं, तो अगर आप उसको होस्ट डीएनए जो है उसके कौन से पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ज्वाइन करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकास मिलेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. ओके बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज ट्रांसक्रिप्शन. So what is a transcription? So the transcription is the process of synthesis of messenger RNA from the parental DNA. देखो सिंपल लाइन में हम लिख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA. Process of synthesis of messenger RNA from DNA
But what you have learned during the process of DNA replication, whenever the opening of the DNA helix it takes place, both the strands of the DNA they act as the template DNA. ठीक है, पहले क्या होता था डीएनए रेप्लिकेशन में, दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड जो है दे एक्ट एज द टेम्पलेट डीएनए. But what is the special thing in the process of transcription? Here opening of the DNA takes place. ठीक है, opening of DNA is done. Opening of DNA को होना है, but not both the strands of parental DNA they act as the template. Instead of that, what happened? One parental strand. ठीक है बेटे, one parental strand act as template. ठीक है, एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है? टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है. अब आप सोच रहे होंगे कि वो पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा होगा? तो पेरेंटल स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी इन द डायरेक्शन 3' to 5'. ठीक है, तो पहला वाला पेरेंटल स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है? 3' to 5' डायरेक्शन में है, वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा. इसीलिए इसका नाम भी यही रखा गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक बेटे, और कहते हैं कि दूसरा स्ट्रैंड, देखो ये वाला स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है, इसको तो क्या नेम दे दिया साइंटिस्ट ने? टेम्पलेट स्ट्रैंड का नेम दे दिया. ठीक, अब कहते हैं कि दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में है, वो भी तो प्रेजेंट है ना पेरेंटल डीएनए में, वो कुछ भी कोड नहीं करता, पर फिर भी साइंटिस्ट उन्होंने इसका क्या नाम रखा है? They named this strand as a coding strand. ठीक है, why they named the second strand whose polarity in the 5' to 3' direction as a coding strand? Because during the process of transcription, whenever they have to give a reference of any unit that is involved in the process, ठीक है, they always give a reference according to this strand which has the polarity in 5' to 3' direction and it is known as coding strand. ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे कि उसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे प्रमोटर यूनिट है, टर्मिनेटर यूनिट है, स्ट्रक्चरल जीन है, इन सबकी जब लोकेशन बतानी है ना, तो वो लोकेशन किसके बेसिस पे बताई गई है? इस स्ट्रैंड के बेसिस पे बताई गई है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है. वैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ पहले स्ट्रैंड का रोल है, वही टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, ठीक है बेटे. अब उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान व्हाई बोथ द स्ट्रैंड कैन नॉट बिहेव एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड कैन नॉट एक्ट एज टेम्पलेट. तो सबसे पहले उसने आपको ये बताया है कि इफ बोथ द स्ट्रैंड्स दे बिहेव एज अ टेम्पलेट. ठीक है, अगर बोथ स्ट्रैंड्स जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या होगा? दो आपके पास आरएनए क्या हो जाएंगे? ठीक है, दो आरएनएस आर फॉर्म्ड and both of these RNA they have different sequence of bases. ठीक है, तो कहता है कि दोनों जो तैयार हुए आरएनए हैं उनमें डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस होंगे, और अगर डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस हैं then this means they are also having different type of amino acids. ठीक है, तो यही बेसिस जो है इन्हीं के बेसिस पे आगे क्या बननी है? अमीनो एसिड्स बननी है, क्योंकि तीन बेसिस ही कोडॉन की तरह एक्ट करने हैं ना. तो कहते हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड्स पे डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस होंगे और उसके आगे डिफरेंट अमीनो एसिड्स आ जाएंगी, और अगर दोनों ही बनने वाले डॉटर आरएनएस जो हैं उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, इसका मतलब प्रोटीन्स जो फॉर्म होंगे दे आर आल्सो डिफरेंट. प्रोटीन फॉर्म्स आर also different. अगर प्रोटीन भी डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे इसका मतलब there is a complication in genetic information. ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. तो इसीलिए वो कहता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है वो यहाँ पे कैसे बिहेव करता है? टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है. फिर से सुनेंगे कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे तो टू हमारे पास आरएनए तैयार हो जाएंगे, और दोनों आरएनए में बेस सीक्वेंसेस आर आल्सो डिफरेंट एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स उन बेस सीक्वेंसेस के बेसिस पे बनेंगी, एंड इफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर देयर
then this means so many proteins are formed which are different from each other, and as a result there is a complication of the genetic information. This is the first point. अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, कहते हैं कि अब ध्यान दीजिए, देखो हमेशा एक पैरेंट डीएनए के अंदर भी एक स्टैंड जो होता है उसका जो दूसरा स्टैंड है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है बेटे। तो अगर ये मेरा पैरेंट डीएनए है और इसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है, दिस इज द सेकंड पैरेंट डीएनए whose polarity is in 5' to 3' direction, तो दिस इज द डॉटेड डीएनए, ठीक, और इसकी पोलैरिटी 5' to 3', this is another dotted DNA and its polarity is in 3' to 5', ठीक बेटे। तो इसको देखो, अगर ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट की तरह, ये भी टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका मतलब ये वाला जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बना है, ये वाला जो मैसेंजर आरएनए इससे बना है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखता है, उसी तरह से इससे बनने वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखता है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते हैं, इसका मतलब वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो बोथ द आरएनएस दे जॉइंट विद ईच अदर, और अगर आरएनए आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनना है, आरएनए बनना है, और आरएनए से क्या बनने हैं, प्रोटीन बनने हैं। तो हमें कहीं पे भी डीएनए द्वारा तो चाहिए, ठीक। तो if both the parental DNA they behave as a template, and the two dotted DNAs which are formed as a result of these parental DNAs, they also have complementary bases to each other, and as a result they form double stranded DNA, and this double stranded DNA cannot participate in the process of translation, and as a result proteins are not formed, and if proteins are not formed then this means enzymes are also not there, and if enzymes are not there then this means there is no function occurs in the body of a living